हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का आगाज़ हुआ। ये मैंने जो इस पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अब आ रही है आवाज़ सबको? ओके। जी सर, आ रही है। तो मैं ये मैंने बताया था कि क्लाइमेट चेंज में 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद इस पे काम शुरू हुआ और उसमें जो मेन पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ने इस पे काम शुरू किया और यूनाइटेड नेशन में मैंने बताया कि 197 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 10% कंट्रीज़ है जिनका 60% कार्बन फुटप्रिंट है। यूएसए, चाइना, इंडिया टॉप ऑफ द लाइन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट इनका बढ़ा। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि आपके कोई भी एक्शन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कार्बन एमिशन हो, जिसमें ये 2 गैसेस मैंने लिखी है, मीथेन गैस और CO2 गैस। इसका कार्बन एमिशन जो है वो अगर हो रहा है, सॉरी, अगर इनका गैसेस का एमिशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। आप गाड़ी में जाते हैं, आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा और आप कोई शॉपिंग करते हैं तो आपका कार्बन फुटप्रिंट उससे बढ़ेगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेबसाइट्स काफ़ी सारी मौजूद हैं। आपकी जो अगली असाइनमेंट्स है वो ये है कि आप उसको वेबसाइट पे जाएँ, गूगल पे सर्च करें, तो हाउ टू कैलकुलेट कार्बन फुटप्रिंट तो वो मिल जाएगा। उसमें ये है कि आपका जो डेली की एक्टिविटीज़ है, ये जो कार्बन फुटप्रिंट है, ये पर एनम के हिसाब से होता है और पर एनम में अगर आप अमेरिकन्स का देखें तो तकरीबन ये 13 टन पर एनम, ये अमेरिकन्स का कार्बन फुटप्रिंट है, 13 से 15 टन का। ठीक है, ये लेटेस्ट उनका डेटा है और होना ये चाहिए, आइडियली ये तकरीबन 2 से 3 टन होना चाहिए। अगर आपका अपना कार्बन फुटप्रिंट 2 से 3 टन है तो आप एनवायरनमेंट सेफ हैं, आप एक अच्छे मुसलमान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप माहौल को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। लेकिन अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट से ज़्यादा है तो आपको रिड्यूस करना चाहिए। इसका तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जनवरी 1 जनवरी स्टार्ट होना है 2 दिन बाद, तो 2024 के जनवरी में आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करें और अगले साल के एंड पे अपना कार्बन फुटप्रिंट का चेक करें। अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट, आपके घर का कार्बन फुटप्रिंट, आपकी फैमिली का कार्बन फुटप्रिंट, आपकी यूनिवर्सिटी का, आपकी क्लास का, ये हर लेवल पे हो सकता है, ठीक है? डेटा ही हमने फीड करना होता है। तो अगर आपका कम हो गया या कम से कम उतना ही रहा, तो फिर आप एक अच्छा आपका चीज़ें चल रही हैं। हमारे पास जो यहाँ पे अभी लेटेस्ट अभी दुबई में चल रही है, वो COP 28 चल रही है, यूएई में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाती है, 28वीं आज 2023 में जो भी हो रही है, आपने इस पर नेट पे भी देखेंगे COP 28 तो आपको मिल जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हर साल कॉन्फ्रेंस होती है। लास्ट ईयर COP 27 जो थी वो हुई, उसके बाद COP 26 इन 26, 27, 28 में ज़रा काफ़ी इस पे काम शुरू हुआ ना अच्छे तरीके से। जो पिछले साल COP 27 थी उसमें चाइना ने, यूएसए वगैरह ने कमिट किया कि अपनी ये कोल की बर्निंग को 50% पे ले जाएँगे। अब कोल जो है वो कार्बन फुटप्रिंट बनाने में जो है सबसे ज़्यादा इसका कोयले का और नेचुरल गैस का और हमारे पास जो पेट्रोलियम, ये 3 फॉसल फ्यूल हैं जिनको अगर हम बर्न करें तो इससे ये कार्बन एमिशन बढ़ता है। जीएचजी जो मैंने लिखा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये बढ़ता है और अगर जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, ठीक है? और ग्लोबल वार्मिंग मीन टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाना। अभी जो हमारे पास लिमिट्स हैं जिसको हमने फाइनल किया हुआ है, वो ये किया हुआ है, 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट है पूरी दुनिया का। इसका मतलब ये है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को 1.3 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना। अगर 1.3 डिग्री से ऊपर, अभी वैसे तो मेरे ख़्याल 2 तक है। तो 2100 तक ह्यूमैनिटी अर्थ पे होगी नहीं। ह्यूमैनिटी टोटली डेंजर में है बहुत ज़्यादा, कि क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमारे पास उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे पास यहाँ पे सब कुछ होगा। आप ये मत समझें कि ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी होती है। आपके जो सैलाब आते हैं, जो आपके डिफ़ॉरेस्टेशन के नतीजे में, इवन सख्त सर्दी का आना, ये भी क्लाइमेट चेंज का और ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। और ये ज़लज़ले, फ्लड, ये जितने भी, इवन हमारी बहुत सी ऐसी इंस्टिंक्ट हो गई हैं जानवरों की, सफ़ेद जो है चीता और इस तरह के और भी जानवर जो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं ज़मीन से, उसकी वजह क्लाइमेट चेंज भी है। अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एक तरह का अल्लाह का अज़ाब ही है। अगर आप पिछली कौमों का देखें तबाही, तो अगर आप गौर करें तो वो क्लाइमेट चेंज से ही आई है। अगर आप देखें किसी को आँधी आई, किसी को पानी आया, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे अगर किसी को अज़ाब दिया है, तो वो क्लाइमेट चेंज वाला ही कोई ना कोई एलिमेंट जो है ना उसका जो है ना बैलेंस आउट हो गया है।
तो वो ये अगर हम खुद इस बैलेंस को आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को खुद अज़ाब में मुब्तला कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट को छेड़खानी करना, समझ गए? अब एनवायरनमेंट को अगर छेड़खानी करेंगे हम खुद अपने हाथों से, तो आप खुद समझ लें कि वो हम अपने लिए कितना बड़ा ये नुकसान करते हैं। तो इसलिए इसके लिए हर साइंटिस्ट को, हर बंदे को सोचना चाहिए। इवन अगर आप कूड़ा जलाते हैं, तो आपको वो नहीं जलाना चाहिए। आप खेतों में आग लगानी, और हमारे जो पाकिस्तान में तो इस चीज़ को समझते कुछ नहीं है, लकड़ियाँ जलाना और ये सारी चीज़ें। फॉरेस्ट हमारे पाकिस्तान में इस वक़्त है तकरीबन 4.5%। यूनिवर्सली होना चाहिए था 25%। देख लें हम कितना पीछे हैं। इसी तरीके से हमें जो दरख्त चाहिए पाकिस्तान में, वो चाहिए 540 दरख्त पर पर्सन, और अभी हम 5 दरख्त हैं पर पर्सन जो अभी पाकिस्तान में। तो 535 दरख्त आप सब पे फ़र्ज़ है, एक-एक बंदे पे, कि वो 535 दरख्त लगाए, ताकि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के असर को हम माइनस कर सकें। तो हमें इस अवेयरनेस को बाकी लोगों तक भी फैलाएँ और अपने हल्का अहबाब में भी बताएँ। हर एक को कहें कि भाई कम से कम 550 दरख्त आप लगाएँ, और ये कोई इतनी महँगी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप ये समझें कार-ए-सवाब है, जैसे आप सदका खैरात करते हैं। सस्ते-सस्ते से पौधे ₹5-10 वाले भी लेके अगर आप लगा देंगे, तो इतना खर्चा नहीं होगा। तो कहीं पे अब हम सोचते हैं लगाएँ कहाँ, तो लगाने के लिए आइडियाज़ भी बहुत से होते हैं, रूफटॉप गार्डनिंग होती है, आपकी किचन गार्डनिंग, और आजकल बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं। तो आपने किसी तरीके से भी जो है ना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने का हमारे पास सिर्फ़ जो तरीका है वो ये है कि किसी तरीके से ट्रीज़ को हम इंक्रीज़ करें। जितने ज़्यादा दरख्त लगाएँगे उतना ज़्यादा ही आप इसको एनवायरनमेंट को डाउन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को डाउन करेंगे, और पाकिस्तान इस वक़्त टॉप 10 कंट्रीज़ में है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज से हिट किया है, ठीक है? पाकिस्तान टॉप 10 में आता है पूरी दुनिया में। अगर 197 कंट्रीज़ हैं, तो पाकिस्तान टॉप मुल्कों में है, जो क्लाइमेट चेंज की वज़ह से सबसे ज़्यादा बिलियंस में नुकसान हुआ है। अब इसका दुनिया ने तो अब हम कहेंगे हमारा अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लेस दैन 1% है। लेकिन हम जो इफ़ेक्ट आया वो अ, टॉप 10 में आ गए हम, ठीक है? मेरा ख़्याल अभी 7वें या 8वें या 5वें नंबर पे, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। अब पाकिस्तान, अब आप कहेंगे कि लेस दैन 1% है, तो हम क्यों, हम तो बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे नहीं हैं, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमने बनाया ही कुछ नहीं, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। तो इसलिए हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लेस दैन 1% को फ़ख्र की बात नहीं है। अगर हमारी इंडस्ट्री अमेरिका, चाइना इस तरह से चल रही होती, और पर पर्सन या पर इंडस्ट्री हमारा अगर कार्बन फुटप्रिंट होता लेस दैन 1%, तो ये फ़ख्र की बात थी। अगर आप इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट निकालें, पाकिस्तान में जितनी केमिकल इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री चल रही हैं, तो उनका कार्बन फुटप्रिंट शायद अमेरिका की इंडस्ट्री से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। हम बना ही कुछ नहीं रहे, इसलिए हमारा लेस दैन 1% है। ठीक है? ये खुशी की बात नहीं है, ये शर्म की बात है वैसे। अच्छा, बाकी आ जाते हैं कि ये हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट, आप मैंने बताया कि 13 टन है। अमेरिकन्स का रीज़न वही है कि वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, पूरी दुनिया को जाते हैं, चाइना की इंडस्ट्री ज़्यादा है। उस वजह से पर पर्सन उनका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है। जैसे आप लोगों में से कोई जैसे मेरा कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होगा, कि मैं लाहौर से सियालकोट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से अगर एयर ट्रैवलिंग करें, तो कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है। तो अगर आप शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने द 2 की बजाय 4 सूट खरीदने हैं, तो मेरे पास पैसे हैं। तो अब बेसिकली पैसा मसला नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, तो आपके पास राइट नहीं है एनवायरनमेंट को डैमेज करने का। अगर आपने शॉपिंग करनी है, आप करें, खुशी से करें, आपके ज़ाती पैसे हैं, आपके अब्बा जी के पैसे हैं, लगाएँ। लेकिन उसके साथ फिर दरख्त भी लगाएँ। जितनी आपने शॉपिंग की वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाया, उतने दरख्त लगा के उसको बैलेंस करें, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक शर्ट खरीदते हैं, तो कितना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, ये नेट पे अवेलेबल है डेटा। उतने दरख्त लगा दें, और कौन-सा दरख्त लगाएँ कि कितना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो, वो भी डेटा अवेलेबल है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दरख्त लगाते हैं, और 1 साल में उसका कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होगा, आपकी 1 साल की शॉपिंग का आपने जो नुकसान किया था एनवायरनमेंट को, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि हम जब पैसे खर्चते हैं, हम चीज़ खरीदते हैं, तो इंडस्ट्री भी उतनी चलती है, फॉसिल फ्यूल उतना ही बर्न होता है, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। एक और कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने का तरीका ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हमें सोलर का पता है, इसके अलावा हमें विंड मिल है, और भी हमारे पास बहुत से तरीके हैं कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी है नेचुरल रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हुए फॉसिल फ्यूल बर्निंग के बगैर एनर्जी बनाना। इसमें हाइड्रोजन और बाकी चीज़ें में, हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको बता दूँगा, ग्रे है, ब्लू है, ग्रीन है, और इसको बनाने का तरीका इसमें एक्सपेंसिव है, इसमें स्टोरेज के इश्यूज़ हैं, इसमें और बड़े इश्यूज़ आ जाते हैं। और भी अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने साउंड वेव्स को यूज़ करते हुए भी हाइड्रोजन एनर्जी जो है उस पे बना रहे हैं वो।
सर आपका माइक फिर से म्यूट है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं अभी मैंने किया था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम जब कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हमारे उस सेक्शन की वजह से इंडस्ट्री ज़्यादा चलती है, इंडस्ट्री की वजह से फिर हमारा कार्बन फुटप्रिंट उस एक शर्ट का, एक गारमेंट्स का वो ज़्यादा हो जाता है। हमारे शूज़ खरीदते हैं उसका भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ बननी है इंडस्ट्री में बननी है उसके कार्बन फुटप्रिंट तो बनना ही बनना है। अब बहुत से लोग इसके लिए जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी पे, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसाइकल्ड मटेरियल से यूज़ करें। साइक्लिंग की जो टर्म है अब जो दुनिया में जो उसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी का लफ्ज़ है जो हमारी इंडस्ट्री में भी यूज़ हुआ है। अब अगर सर्कुलर इकोनॉमी पे कोई इंडस्ट्री है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी चीज़ों को कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है। यानी कि एक चीज़ बनी और उसके बाद उसकी एंड ऑफ लाइफ नहीं हुई। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन इस्तेमाल किया, पेन के अंदर सिक्का खत्म हो गया, पेन नहीं फेंका आपने, आपने बल्कि उसके अंदर से सिक्का चेंज कर लिया और दोबारा से इंक फिलिंग कर ली। ये सारे के सारे वो एक्शंस हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएँगे। क्लाइमेट चेंज का असर कम होगा। मिटिगेशन और अडेप्टेशन, ये 2 हमें उस अप्रोच में सर्कुलर इकोनॉमी आती है। सर्कुलर इकोनॉमी, लीनियर इकोनॉमी मैंने आपको बताया कि फ़र्क क्या है, कि हमने एक चीज़ ली, उसको बनाया, उसको इस्तेमाल किया और डस्टबिन में फेंक दिया, ट्रैश बना दिया। और जो हमारे पास है सर्कुलर इकोनॉमी, इसमें ये है कि हमने चीज़ को इस्तेमाल किया, जब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही तो हमने उसको रिपेयर किया, रिपेयर करके यूज़ करने की कोशिश की, उसमें से पार्ट्स को अलग किया। अब जब हम इंडस्ट्री में चीज़ें बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग और उसमें सस्टेनेबिलिटी को अगर आप यूज़ करें, तो उसमें ये हम करते हैं कि हम जो चीज़ बनाते हैं, हम बनाते इस तरह से हैं कि अगर ख़राब हो तो पूरी की पूरी चीज़ बेकार ना हो जाए। हम उसमें से जो चीज़ ख़राब हुई है, सिर्फ़ उसी को ही चेंज करें और बाकी चीज़ हमें एज़ सच वैसे ही इस्तेमाल करें। तो ये अब जो सस्टेनेबल अप्रोच है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में, जो अब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो 5 और 6 है, जिस पे मैं अभी किताब भी लिख रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह 2024 में मई तक आ जाएगी मार्केट में। तो वो जो मेरी किताब है वो यही है कि हमने किस तरह से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए इंडस्ट्रियों में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 6 में कैसे अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। वैसे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन अभी लॉन्च नहीं हुई, अभी हम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4 ईरा में चल रहे हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अभी तक कोई ख़ास एक्शन नहीं हो रहा। तो सर्कुलर इकोनॉमी के बाद जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5 है, वो ये है कि आप सर्कुलर इकोनॉमी पे जाएँ और आप सस्टेनेबल प्रोडक्शन में जाएँ। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 6 जो है, वो ये है कि आप अ, ट्रैश बनने ही ना दें, यानी कि वर्ल्ड में डस्टबिन ही ना हो। ये कंसेप्ट है जिसमें आपकी जितना भी ट्रैश है 100% रिसाइकल हो और उससे चीज़ें बनें। और ये वाला और 100% ऑटोमेशन हो, जिसमें रिप्रोड्यूसिबल चीज़ें हों और आपकी जो भी चीज़ इंडस्ट्री में बने वो 100% रिसाइक्लेबल हो। ये नहीं हो कि जनाब उसको यूज़ कर दिया और आपने ट्रैश बना, जैसे हमारे पास ट्रैश पॉलीथीन ट्रैश का मसला है। तो पॉलीथीन ट्रैश जो है, ये अगर आप जितना समंदर में मछलियाँ नहीं होनी, जितना ये ट्रैश बनता जा रहा है। अगर हम इसके ऑप्शन में नहीं जाएँगे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की तरफ नहीं जाएँगे या हम प्लास्टिक को वेस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है वर्ल्ड लेवल पे। इसी तरीके से हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं जो कि रिसाइक्लेबल नहीं होती। अब जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बनता है। अब एग्रीकल्चर वेस्ट को हम अगर डंप करते हैं तो वो लैंडफ़िल बनता है। लैंडफ़िल का मतलब ये है कि जिस जगह अगर आप लाहौर में देखें तो इतने बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गुजरांवाला में लगे हुए हैं। तो ये सारे कूड़े के ढेर नहीं होने चाहिए, ये बल्कि इनको यूज़ करते हुए एनर्जी बनानी चाहिए। क्योंकि ये एक तो जगह भी घेरते हैं, लैंडफ़िलिंग के अलावा फिर ये इनमें से ग्रीन हाउस गैसेज़ निकलती हैं, जो कि एनवायरनमेंट को ग्लोबल वार्मिंग की बेसिक वजह बनती है, ये एग्रीकल्चर वेस्ट भी या हमारा जितना भी कूड़ा है, वो भी। तो इस कूड़े को या इस एग्रीकल्चर वेस्ट को हमने रिसाइकिल करना और इससे हमने फ्रूटफुल चीज़ें बनाना। फ्रूटफुल चीज़ें बनाना रिसाइकिल के लिए एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं अपसाइक्लिंग। अपसाइक्लिंग का मतलब ये है कि आपने अगर ₹100 की चीज़ वेस्ट में गई है, तो उससे आप ₹1000 वाली चीज़ बनाएँ। यानी कि आप वैल्यू एडेड चीज़ बनाएँ, अच्छी महँगी चीज़ बनाएँ। तो इसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये एक अलग से पूरा इंडस्ट्री, जब भी आप इंडस्ट्री में काम करें, केमिकल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच अगर आपने नहीं अपनाई और अगर आपने रिसाइक्लिंग और ये अपसाइक्लिंग की तरफ नहीं गए, तो आप सस्टेनेबल नहीं। सस्टेनेबल का डेफिनिशन क्या है? सस्टेनेबल की डेफिनिशन अ अक्सर लोग इसके बारे में भी नेट पे बड़ी डेफ़िनेशन देखते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में ये है कि आप आज जो भी काम करें, जो भी इंडस्ट्री में चीज़ें बनाएँ,
उसके बारे में, आप एनवायरनमेंट के बारे में ज़रूर सोचें। आप ये ज़रूर सोचें कि हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए क्या ये जो मैं आज काम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये अच्छा है या बुरा है? अगर आप आज एक काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग है, इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हम केमिस्ट्री वालों को या कोई भी साइंटिस्ट हैं, हमें ऐसी रेसिपी नहीं बनानी चाहिए जो एनवायरनमेंट को डैमेज करे। हम मतलब उल्टा इस तरह की इनोवेशन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें इस तरह की इनोवेशन नहीं चाहिए जो एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाली इनोवेशन हो। तो आपने जब भी इनोवेशन की तरफ सोचना है, सस्टेनेबल अप्रोच, सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच और कार्बन फुटप्रिंट को माइंड में रखते हुए करना है। वरना आपने जो चीज़ बनाई है, अगर आपका अगले साल आपके उस काम की वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा, तो आप ना एक अच्छे मुसलमान हैं, ना आप एक अच्छे इंसान हैं। तो कोई अच्छे मुसलमान क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि लोगों के लिए भलाई करो। ठीक है? तो लोगों की भलाई, अगर आप कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं तो आप भलाई नहीं कर रहे, आप लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और अपने आप को हलाकत में मत डालो, ये भी कुरान पाक में है, तो ये भी हलाकत में डालने वाली बात है। जैसे मैंने कहा कि पिछली कौमों पे अगर अज़ाब आए हैं तो वो क्लाइमेट चेंज का ही है। अगर आप क्लाइमेट चेंज की देखें, कोई भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं, पहला अज़ाब जो आया था, ठीक है? वो पानी का था, ठीक है? वो फ्लडिंग ही थी ना, तो ऊपर से आसमान से भी पानी आया, नीचे से भी आया। तो जितना ये पानी अब ये जितनी भी अल्लाह ताला की चीज़ें हैं, बैलेंस है एक चीज़। इन बैलेंस को अगर आप ख़त्म करते हैं, वो क्लाइमेट चेंज अगर आपका होता है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, ह्यूमैनिटी डेंजर में आती है, तो आप बेसिकली ये अल्लाह ताला के अज़ाब वाली चीज़ों को खुद अपनी तरफ बुला रहे हैं। और आप अपने आप को खुद अज़ाब में मुब्तला कर रहे हैं। क्योंकि पिछली कौमों पे जो अज़ाब आए, अगर आप ज़लज़ले देख लें, आप फ्लड देख लें, आप जितने भी पत्थरों वाले, ये जितनी भी चीज़ें ये हैं, ये सारी 100% क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो अभी अपने आप को हलाकत से बचाने का तरीका ये है कि हमने जितना माहौल को तबाह किया है, इतना ही हर इंसान का फ़र्ज़ है कि इसके किसी तरीके से भी अब बैक लगानी है हमने। और उस बैक को लगाने के लिए आप स्टूडेंट्स पे, हम टीचर्स पे और इंडस्ट्रीज़ में जितने लोग काम कर रहे हैं, आप लोग जिस-जिस फैमिली से हैं, अपनी फैमिली में क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस दें। अपने घरों में दें, अपने बहन-भाइयों को दें, और इसके अलावा जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पर आपके फ़ादर, आपके भाई, उनकी अपनी फैक्ट्री है या वो खुद किसी इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पर वो अपनी ट्रांसफ़ॉर्म करें। और मैं इस चीज़ की बाकायदा ट्रेनिंग देता हूँ और मैं बाकायदा इसकी कंसल्टेंसी करता हूँ। मेरा जब ये स्टार्टअप विन हुआ था ब्रिलियंट इको सॉल्यूशन का, मैं उसमें जो मेरा मेन काम है वो यही है कि कार्बन फुटप्रिंट इंडस्ट्री का रिड्यूस करना है मैंने। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को कंसल्टेंसी दे चुका हूँ, और मेरा ये रेगुलर काम ही ये है कि वाटर सेविंग पे, एनर्जी सेविंग पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना, और इसके अलावा जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है, उसको ऑटोमेशन पे शिफ्ट करना, और उसके बाद हमारा जितना भी काम हो रहा है, उसको सस्टेनेबल करना। यानी कि वो जो भी प्रोडक्शन चला रहे हैं, उसको किस तरीके से इको फ्रेंडली करना, उनका वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कम करना, उसके वेस्ट वाटर के अंदर से खतरनाक केमिकल को निकालना। तो ये एक पूरा ए टू ज़ी सॉल्यूशन जो है, वो मैं और मेरे साथ टीम में और भी लोग हैं, हम लोग ये काम करते हैं, हमारा ये बिज़नेस भी है। और इस बिज़नेस के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इसको टारगेट समझ के, सवाब समझ के करेंगे तो सवाब है, और मज़े की बात ये है कि पैसा भी है इसमें अच्छा खासा। तो पैसा भी मिल रहा हो, सवाब भी मिल रहा हो, और पाकिस्तान का भी भला हो रहा हो, इंसानियत का भी भला हो रहा हो, तो इससे अच्छा बिज़नेस तो कोई नहीं है। तो आप लोगों से भी यही है कि आप लोग अपने, पहली तो 540 दरख़्त आपके होने चाहिए पाकिस्तान में एक बंदे के। अभी तक हमारे पास 5 दरख़्त हैं फ़ी पर्सन। तो आप सबको 535 दरख़्त लगाने हैं एक बंदे के, अपने घर वालों के अलग-अलग लगाएँ। 550 का टारगेट करेंगे, और सस्ते-सस्ते दरख़्त होते हैं, सदका जारिया समझ के आप लोग दरख़्त लगाना शुरू करें। पाकिस्तान में फ़ॉरेस्ट जो है वो तकरीबन 25% होना चाहिए, अभी 4.5% है। तो हमें बहुत ज़्यादा दरख़्त चाहिए इस क्लाइमेट चेंज के असर से निकलने के लिए। क्योंकि ये हमारे पास जो अभी लेस दैन 1% का है हमारा कार्बन फुटप्रिंट, ये भी मैंने बताया कोई फ़ख्र की बात नहीं है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसलिए हम इको फ्रेंडली हैं। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो और उसके बावजूद हम लेस देन 1% हो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जिसको क्लाइमेट चेंज ने हिट किया। पाकिस्तान बिलियन डॉलर का नुकसान उठा चुका है इस सिलसिले में, और दुनिया ने हमारे पास जो इमदाद के नाम पे हमें पैसे देने थे क्लाइमेट चेंज के, वो अभी तक नहीं दिए। वो बेसिकली इमदाद नहीं है, वो कंपनसेशन है, और इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि तकरीबन ये 1 बिलियन डॉलर पर एनम की, पता नहीं 1 बिलियन है या 10 बिलियन है, तो मैं देख लेता हूँ। वो उतनी इमदाद सालाना देनी थी पाकिस्तान को, और ये पिछले 10 साल से अभी तक नहीं दे रहे। और सिर्फ़ इस चीज़ का असर ख़त्म करने के लिए जो दुनिया ने हमें नुकसान पहुँचाया है क्लाइमेट चेंज का, अपनी इंडस्ट्रीज़ की वज़ह से। तो आप सब लोग भी जिस एरिया में भी हों, वहाँ पर अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करें। पहले तो आप कैलकुलेट करें अपना और अपने घर वालों का, और उसके बाद आप टारगेट पकड़ लें
कि आपने अपने कार्बन फुटप्रिंट को डाउन करना है। अगर डाउन करने के तरीके मैंने बता दिए कि एक तो तरीका ये है कि आप शॉपिंग कम करें, या अपने जैसे एक बंदा जा रहा है गाड़ी में तो 4 बंदे सफ़र करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, एयर ट्रैवलिंग कम करें, क्योंकि सबसे जो टॉप पे एविएशन इंडस्ट्री है जिसने कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसका मतलब जो आप कपड़े पहनते हैं या आप जो ट्रैवलिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा उसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। तो आप लोग शॉपिंग करें, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शॉपिंग करें, लेकिन आपके पास राइट नहीं है एनवायरनमेंट को डैमेज करने का। जितनी ज़्यादा शॉपिंग करें उतने ज़्यादा फिर दरख्त भी लगाएँ, क्योंकि आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्शन से क्लाइमेट चेंज पे उसका डायरेक्टली असर पड़ रहा होता है। आप कोई भी काम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ इस बोलने का भी कार्बन फुटप्रिंट है, मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ इसका भी है, मैं ईमेल करता हूँ उसका भी है, मैं अगर ईमेल मेरे इनबॉक्स में ज़्यादा हो गई हैं, मैं ईमेल्स को डिलीट करता हूँ तो मैं कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर रहा हूँ। ईमेल तक का इस पे असर होता है, क्योंकि उसको ईमेल को जहाँ पे स्टोर हो रहा है उसके स्टोर हाउस में वहाँ पे जितनी ज़्यादा ज़ाहिर है कि एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज़ेशन हो रही है। तो आप जो भी कोशिश करें हल्का-फुल्का इस पे काम करते रहें, अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करते रहें। कार्बन फुटप्रिंट या क्लाइमेट चेंज के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने जस्ट मुख्तसर और तेज़ी से सारा कुछ तकरीबन मोटे-मोटे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट असाइनमेंट जो है आपकी वो ये है कि आपने कार्बन फुटप्रिंट जो है अपना ऑनलाइन उसमें ये है कि वो आपसे कोई बिल पूछेगा, आपसे पूछेगा, आपकी ट्रैवलिंग का पूछेगा। फिर इस तरह से कोई डेटा वगैरह लेगा, उसके बाद वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा, इतना मुश्किल काम नहीं होता। और अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में सोलर लगा हुआ है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट उसके बल्कि माइनस में जाता है, ठीक है? तो जो भी आप काम करें उसके नतीजे में कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होना चाहिए। वही आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं तो फिर टाटा बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।